अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डी3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में हम चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो फैक्टराइज कैसे करते हैं और दूसरा एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए हमारे पास इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हो जैसे ए स्क्वायर प्लस 3AB माइनस 4B स्क्वायर, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन में 13 में पार्ट ए से एफ तक मुख्तलिफ किस्म के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन किए गए हैं इस तरह के, तो उनको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब दूसरी बात ये आ गई कि हमने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, तो और फैक्टर्स क्या होते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है और फैक्टर्स क्या होते हैं। देखें अब आपके सामने यहाँ पे एक नंबर लिखा नजर आ रहा होगा 12, तो उसके मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। देखें 12 को 1 भी डिवाइड कर देता है, लिहाजा 1 12 का फैक्टर हुआ। और इसी तरह इसको 12 को 2 भी डिवाइड कर देगा तो 2 भी इसका फैक्टर हुआ 12 का। इसी तरह 3 भी 12 को डिवाइड कर देगा तो 3 भी इसका फैक्टर हुआ। तो जैसे 1 अगर इसको डिवाइड करेगा तो आंसर मेरे पास 12 आएगा। 12 1 का को फैक्टर हो गया। तो इसी तरह अगर 2 जो है वो इसका फैक्टर है 12 का, तो 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास 12 आता है। इसका मतलब 6 भी जो है वो फैक्टर है किसका, 12 का। तो ये 6 जो है वो 2 का को फैक्टर हुआ, यानी कि 2 और 6 आपस में को फैक्टर बन गए। तो इसी तरह अगर 3 इसका फैक्टर है, फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखें जैसे 4 फैक्टर है इसका 12 का, तो मैंने 12 को 4 से डिवाइड करवाया तो 4 ने 12 को कंप्लीटली जो है वो डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आंसर रिमाइंडर में मेरे पास आंसर में मेरे पास 3 आ गया और रिमाइंडर में मेरे पास यहाँ पे 0 बच गया। तो देखें 0 बचने का मतलब ये है, ये देखें ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर में 0 बच गया। ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर में अगर 0 बच जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो डिवाइजर है 4 डिवाइजर है और 12 डिवाइडेंड है। तो 4 ने 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, लिहाजा 4 जो है वो इसका 12 का फैक्टर है। तो इसी तरह 3 भी 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, लिहाजा 3 भी 4 का 3 भी 12 का जो है वो फैक्टर हो गया। लेकिन 3 और 4 की अगर बात करें तो 3 और 4 आपस में एक दूसरे के को फैक्टर कहलाते हैं। तो इसी तरह 4 की हम बात कर चुके हैं कि 4 भी 12 का फैक्टर है, तो 4 और 3 आपस में को फैक्टर हुए। इसी तरह अगर देखें तो 6 जो है वो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर में हमारे पास 0 बच जाता है, लिहाजा 6 भी 12 का फैक्टर है। और 6 का को फैक्टर जो है वो है 2, क्योंकि 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 12 बना देता है। इसी तरह हर नंबर अपना भी एक फैक्टर होता है, जैसे 12 को 12 भी डिवाइड कर देगा। देखें लिहाजा डेफिनेशन के मुताबिक तो फिर 12 भी इसका फैक्टर हुआ 12 का, तो 12 भी अपने साथ एक को फैक्टर रखता है जो कि 1 है। ठीक है, यहां से देखें 1 1 और 12 आपस में को फैक्टर है। ठीक है, और अगर इसको 12 को देखें तो फिर वही बात आ जाती है कि 12 और 1 भी आपस में को फैक्टर हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि कोई भी अगर नंबर हो वो खुद पे डिवाइड हो जाता है, लिहाजा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है खुद पे, लिहाजा हर नंबर अपना ही एक फैक्टर होता है। जैसे 12 जो है वो 12 12 का ही फैक्टर है, लिहाजा अगर मैं 12 के फैक्टर्स की बात करूंगा तो 12 भी उसका फैक्टर ही होगा। और 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है क्योंकि हर नंबर जो है वो 1 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो बाकी इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमने नोट कर लिए यहाँ पे। देखिए ये 2 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 6 भी, ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 2 3 4 6 ये सब 12 के फैक्टर हैं। तो अब बातें, ये तो फैक्टर्स हो गए कि जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर होते हैं। और हर नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होके उस नंबर को बना रहा होता है। जैसे 2 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 बना रहा है, लिहाजा 2 और 6 आपस में को फैक्टर हो गए। 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 मेरे पास आंसर आ जाएगा। लिहाजा अब देखें इसी बात को देखते हुए हम चलते हैं आगे जरा।
कि फैक्टराइज करना किसको कहते हैं और फैक्टराइज कैसे करते हैं। जैसे अभी देखें क्वेश्चन है फैक्टराइज द नंबर 12, तो इसके दो पॉसिबल आंसर, दो या दो से ज्यादा पॉसिबल आंसर होते हैं, मैंने सिर्फ दो लिखे हैं यहाँ पर। देखें यहाँ पे एक इसका 12 का दो फैक्टर मैंने लिए, एक 2 और इसका को फैक्टर मैंने लिया। अभी मैं बात कर रहा था कि 2 अगर 12 को डिवाइड करते तो 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 को बना रहा होता है, लिहाजा 2 और 6 आपस में को फैक्टर हैं। तो अगर मैं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो 12 को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है, हमने फैक्टर्स बना दिए, फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया कि इसको 12 को कैसे लिख सकते हैं। 12 को फैक्टराइज फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी 12 के दो फैक्टर्स हैं, एक 2 है और एक 6 है। तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दें, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दें, तो वो इसका मतलब है कि हमने 12 को फैक्टराइज कर दिया। बस इसी को फैक्टराइज करना बोलते हैं कि किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स हों, अगर हम उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो फिर ये क्या हो गया, ये फैक्टराइज कर दिया हमने 12 को। तो वी जस्ट राइट 12 in the form of 2 multiplied by 6, and this is called the this is called that we factorize the number 12। तो दूसरे केस में देखें, दूसरे आंसर में देखें, जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 और 6 को ही मल्टीप्लाई करें तो 12 आता हो, इसी तरीके से हम फैक्टराइज करें। हम 3 और 4 को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा के इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 12 को। देखें जैसे मैंने यहाँ पे किया है, 3 और 4 को मैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दूंगा तो ये भी फैक्टराइज हो जाएगा 12 इस तरीके से भी। तो ये 12 की फॉर्म है। 12 को हमने इस तरीके से लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इसके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो हमने 12 को इस तरीके से भी फैक्टराइज कर दिया। तो इसी तरह इनके फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 12 को एक्चुअली क्या कर रहे होंगे, फैक्टराइज कर रहे होंगे। तो यहां से अगर हम देखें 12 को कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है, किस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है। देखिए यहाँ से 12 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए मैंने फैक्टराइज कर दिया 12 को। अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर भी मैंने 12 को फैक्टराइज कर दिया। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर भी मैंने 12 को फैक्टराइज कर दिया इस तरीके से। तो ये सारी फैक्टराइजेशन है किसकी, एक नंबर 12 की। उसको हम उनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपस में लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे वो 12 नंबर बन जाता हो। जैसे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा। तो ये इसकी 12 की फैक्टराइजेशन हो गई, यानी 12 के वो फैक्टर्स जो आपस में मल्टीप्लाई होके 12 बना रहे हो, तो वो आपस में उनको मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वो फैक्टराइज हो जाता है। तो इसकी हमने यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह मैंने किसी नंबर को फैक्टराइज किया उसी तरह मैं किसी एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 12xy, तो इसको भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं 12 को उसके फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखूं, जैसे 3 और 4 12 के फैक्टर थे, तो मैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ जिससे वो 12 ही बन जाता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे करवाया 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 12 की फैक्टराइजेशन हो गई। और एक्स वाई की फैक्टराइजेशन क्या होगी, एक्स और वाई को दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो हमने इस तरह इसको लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, इन चारों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12xy ही आएगा, लिहाजा ये फैक्टराइज हो गया 12xy। तो इसी तरह मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो इसी तरह मैंने इसको इस तरीके से भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, क्योंकि 2 और 6 भी 12 के फैक्टर्स ही हैं, और एक्स वाई भी इस 12xy के फैक्टर्स ही हैं। लिहाजा मैं 2xy को अगर आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो ये इस तरीके से भी हम 12xy को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो कि जिसमें दो टर्म्स हों और वो आपस में एड अप हो रही हो, यहाँ तो 12xy एक ही एक्सप्रेशन था, यहाँ पे दो टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे एक ही टर्म थी, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, वो आपस में क्या हो रही हैं, एड अप हो रही हैं, तो तब उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो आइए देखते हैं।
देखिए इस किस्म के एक्सप्रेशन में जिसमें दो टर्म्स आपस में ऐड अप हो रही हो, हम 6 और 4 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए 2 जो है वो 6 का भी फैक्टर है क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो जाता है, और 4 भी 2 का फैक्टर है क्योंकि 4 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। लिहाजा हम 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे 2 को मैंने बाहर निकाला तो देखें फिर इसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। तो देखेंगे 2 कितने जा 6 होता है, तो देखें यहाँ 2 3 जा 6 होता है, तो 3 आ गया। देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है, तो 2 3 जा 6। तो एक्स हम वैसे ही साथ लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह देखें 2 2 जा 4 होता है, लिहाजा यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस के बाद 2 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4y। तो इस तरह मेरे पास दो फैक्टर बन गए, एक मेरे पास 2 बन गया और एक मेरे पास 3x+2y बन गया। तो इन दोनों फैक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देखिए 2 एक फैक्टर है और 3x+2y दूसरा फैक्टर है, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये फैक्टराइज कर दिया, इसका मतलब मैंने इस एक्सप्रेशन 6x+4y को, तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह फैक्टराइज करेंगे। जस्ट हमने इसको इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अगर हमारे पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल 3 में शो किया है, देखिए एग्जाम्पल 3, फैक्टराइज 6x⁴ y की पावर 4 -10 x y की पावर 5 और z। तो देखें यहाँ पर क्या किया गया है, देखें 6 और 10 में 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसको मैंने यहाँ पे कॉमन के तौर पे ले लिया 2, और एक्स स्क्वायर में और एक्स में जो जिसकी पावर, जिस वेरिएबल की पावर छोटी होगी वो एज अ कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 1 यहाँ पे कॉमन आ गया। और y की पावर 4 और y की पावर 5 में जाहिर है y की पावर 4 की 4 जो है वो स्मॉलर नंबर है और पावर 4 जो है वो स्मॉलर है देन पावर 5 से। तो मैंने y की पावर 4 को कॉमन ले लिया, और z तो कॉमन है ही नहीं, इस पूरी टर्म में z नहीं है, लिहाजा हम z को कॉमन फैक्टर के तौर पे नहीं ले सकते। ठीक है, x यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, दोनों टर्म्स में था, इसलिए यहाँ पे कॉमन आ गया। और y यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, इसलिए y जो है वो y की पावर 4 कॉमन आ गया। z जो है वो सिर्फ इस टर्म में है, इस टर्म में नहीं है, लिहाजा हम z को कॉमन नहीं ले सकते, तो इसलिए इसको कॉमन के तौर पे नहीं लिया। तो सिर्फ कॉमन यही आया 2x की पावर 4। तो अब देखें 2 कितने जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया, और 2 में से एक x तो बाहर चला गया था, ठीक है, तो एक x पीछे बच गया, ठीक है। और y की पावर 4 पूरे का पूरा बाहर चला गया था, लिहाजा पावर की y की पावर 4 यहाँ पे नहीं आएगा। अब माइनस का साइन वैसे ही आ गया, और 2 कितने जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है। तो यहाँ पर 5 आ गया, देखें 2 5 जा 10, और x जो था वो कॉमन के तौर पे बाहर चला गया था, देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ y की पावर 5 थी, तो y की पावर 4 देखें बाहर निकाल दिया, तो ये देखें y की पावर 4 बाहर निकाल दिया, तो एक y बचा था वो नीचे मेरे पास आ गया, और z तो बाहर निकला ही नहीं था कॉमन के तौर पे, तो z एज सच इस तरह आ गया। तो मेरे पास दो फैक्टर बन गए, बल्कि अगर मैं इस तरह कहूँ तो ज्यादा ठीक होगा कि मेरे पास चार फैक्टर बन गए, एक 2, एक x, एक y की पावर 4 और एक पूरा ये फैक्टर। ठीक है, चार फैक्टर हैं, 2x, y की पावर 4 और एक 3x-5 yz। तो इन चारों को मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में देखें लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होती है, वो फैक्टराइज फॉर्म होती है। तो मैंने इस तरह इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, फैक्टर्स बना के लिख दिया और इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह हो गई। तो ये मैंने इस एक्सप्रेशन को एक तरह से फैक्टराइज कर दिया। तो उम्मीद है आपको फैक्टर्स की कुछ समझ आई होगी, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और किसी एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन यही मिला हुआ है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1a² + 3ab - 4b²। तो इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखें हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर
जो मेरे पास पहला वेरिएबल होगा उसका कॉफिशिएंट जैसे 1 है, और आखिरी वेरिएबल जिसका कॉफिशिएंट 4 है, हम क्या करेंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में, वरना ये चेंज भी दिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 के सारे पार्ट जो है वो तरतीब से लिखे हुए हैं। यहाँ सिर्फ मैं इस क्वेश्चन नंबर 13 में सारे पार्ट्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो कि ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, पहला जो वेरिएबल है उसका आप यहाँ से कॉफिशिएंट ले लेंगे, और आखिरी वेरिएबल का कॉफिशिएंट ले लेंगे, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 और -4, 1 और -4 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -4 यहाँ पर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, -4 के फैक्टर्स बनाएंगे, जैसे 1 और 4 इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 बना रहे हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स बन गए इसके। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, देखें, चेक करेंगे कि 4 और 1 जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं वो एड अप होकर इस नंबर को बना रहे हों। देखें, एक दफा हम इनको ऐड करके चेक करेंगे कि आया 3 बनता है, तो ऐड करके देखा तो 3 नहीं बना, 5 बना। देखें, ऐड करके चेक किया, और एक दफा सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि आया 3 बनता है। ये मिड वाला नंबर ही हमने बनाना होता है, जो मिड में मेरे पास नंबर है यहाँ पर, इसी को मैं चेक करता हूँ, इसी को मैंने बनाना होता है। जैसे 3 को मैंने बनाना है, तो एक दफा मैं इस जो मैंने फैक्टर्स बनाए 1 और 4 उसको मैं एक दफा ऐड करके चेक करूंगा कि क्या वो 3 बना, तो 3 नहीं बना, वो 5 बना। तो दूसरी तरफ मैं उसके बाद मैं इस 1 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करके चेक करूंगा, 3। ठीक है, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 3 आ गया, तो चेक करूंगा कि 3 बन गया, तो यस 3 ही है। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके जो आपके पास फैक्टर्स बनते हो उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये मिड वाले नंबर, मिड वाली टर्म का ये कॉफिशिएंट बनना चाहिए, जो कि जैसे यहाँ पर 3 है। तो अब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये नंबर हासिल हो जाए उन दोनों फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, बाज़ औक़ात आपको 2-3 पेयर और चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ लकीली आपको पहले ही पेयर में आपको मिल गया, सब्ट्रैक्ट करने से 3 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास ये नंबर हासिल होगा वही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे। तो यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, 1 × 4, जैसे यहाँ पे मैंने टिक लगा के शो किया है। अब अगर मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हासिल हो जाएं तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, देखें, उसके बाद हमने बड़े फैक्टर्स को यहाँ आप लेफ्ट की तरफ लिख लें, स्टार्ट में लिख लें, और छोटे फैक्टर को आप क्या करें, वो आप बाद में लिख लें। ये अगर आप ऑर्डर याद रखेंगे तो इससे बहुत आसानी होगी आपको। ये देखें, 4 को मैंने यहाँ पर लिख लिया और 1 को मैंने बाद में लिख लिया। तो ये आप इस तरह अरेंज कर लेंगे, बड़े फैक्टर को पहले लिख लें, छोटे फैक्टर को बाद में लिख लें। हमेशा कुछ ये रूल अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो आपके पास मिड टर्म का जो साइन है वो आपने बड़े नंबर के साथ प्लेस कर देना है। जैसे प्लस का साइन है तो यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा, +4, और फिर 3 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि इसके साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। तो देखें, +4 -1 करने से +3 ही आता है, जो कि मेरे पास यहाँ +3 ही आना चाहिए था। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरे स्टेप में मैं चेक करूंगा कि इस +4 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो +4 और -1 दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद ये -4 ये वाला नंबर आना चाहिए आपका। तो देखिए यहाँ पे -4 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो ये मेरे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। जैसे ही दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई, ठीक है, जैसे इनको ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास +3 आना चाहिए मिड वाले का कोएफिशिएंट, और दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास -4 आना चाहिए ये नंबर, -4। तो मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। जैसे ही फुलफिल होंगी मैं पहले फैक्टर के साथ और दूसरे फैक्टर के साथ ये जो बेस है ए बी, इसको लगा दूंगा। देखिए, जैसे मैंने ए बी लगा दिया, तो आप 4 के साथ भी ए बी लगा दें, ठीक है, और 1 के साथ भी ए बी लगा दें, ठीक है। और ये लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये आपका फैक्टराइजेशन यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं जरा, देखिए अगला स्टेप क्या होगा।
अगले स्टेप में देखें, 1a² को मैं एज इट इज नीचे लिख लूंगा, ठीक है। और आगे इसके बाद ये 3ab को एक्चुअली मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, 4ab -1ab में, क्योंकि 4ab में से 1ab सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 3ab ही आता है, वो भी प्लस का। तो मैं 3ab की जगह क्या लिख दूंगा, देखें, +4ab -1ab। तो इसको मैं अगर दूसरे कलर में शो करूं तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो अगर मैं इसको इस कलर में शो कर दूं ब्लैक में, +4ab -1ab, यानी कि जो आप फैक्टर्स बनाएंगे, ये वाले दो फैक्टर जो आपने बनाए थे, वो यहाँ आप ये जो आपने दो फैक्टर बनाए थे वो यहाँ आप लिख देंगे किसकी जगह पर, 3ab की जगह पर। तो ये आपने लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, -4ab को आप एज सच नीचे उतार लेंगे, -4b²। अब आप पेयरिंग करेंगे, पहले दो पेयर, पहले दो टर्म्स को एज अ पेयर और आखिरी दो टर्म्स को एज अ पेयर आप ले लेंगे। उसके बाद देखिए, आप पहली जो पेयर आपने बनाए हैं 1a² और 4ab का, इसमें आपको a जो है यहाँ पे कॉमन कॉमन नजर आ रहा है कि a जो है वो इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। लिहाजा आप क्या करेंगे, इस a को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें, a को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ देखें ए को मैंने कॉमन निकाल लिया। तो चूंकि एक ए बाहर चला गया था यहाँ पर, तो एक, देखिए यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो एक ए बाहर चला गया, तो एक ए अंदर बच जाएगा। ये देखें, एक ए और प्लस का साइन में यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है। तो अब मैं देखें यहाँ से 4ab में ए तो बाहर चला गया, लिहाजा 4 और बी बच गए, तो 4b यहाँ पे लिख लूंगा। कंफर्मेशन के लिए जब आप वापस ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो पावर 1 और 1 को जब आप ऐड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त सिमिलर वेरिएबल्स हैं तो पावर ऐड अप हो जाएंगी। तो देखिए ऐड करके देखेंगे तो ए की पावर 2 ही आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो इसी तरह अगर आप ए को 4b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4ab ही नजर आएगा। इस तरह आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपके जो फैक्टर्स बने हैं यहाँ पे वो ठीक हैं या नहीं। तो अब देखें, ए बी में और 4b² में बी कॉमन है मेरे पास, तो मैं बी कॉमन ले लूंगा, माइनस का साइन डालता हूं इधर, माइनस का साइन डाल के मैं बी ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें, ए बी में से बी तो बाहर चला गया था, तो मेरे पास क्या बचा था, अंदर ए बच गया, तो ए लिख लूंगा यहाँ पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मेरे पास आ गया, जब मैं यहाँ पे अगला यहाँ पे इस टर्म में मैं बी को कॉमन लेके नीचे आंसर लिखना चाहता हूं, तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हुए यहाँ पे जो साइन आएगा वो लिखूंगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, प्लस डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस आ गया। तो अब देखें, इस 4b² में से बी की पावर 2 थी, तो एक बी बाहर चला गया, तो एक बी बच गया, तो +4b यहाँ पर बचा। तो जब आप इस तरह कॉमन बाहर निकाल लिया करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ये वाला जो पहला, ये वाला जो आपकी टर्म है a+4b, ये इस टर्म के बराबर होनी चाहिए, यानी कि दोनों फैक्टर जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर दोनों फैक्टर आपके सेम है तो आपका यहाँ तक जो यानी कि आपकी वर्किंग है वो ठीक है। और अगर ये डिफरेंट आ जाए तो इसका मतलब आपने कहीं पे कुछ मिस्टेक वगैरह कर दी है, तो आप उसको रिव्यू लाजमी कीजिएगा अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अब अगला लास्ट स्टेप है, देखें इस ए को मैं -b के साथ लिख दूंगा, a-b। और यहाँ a+4b और a+4b में से मैं दोनों को एक दफा करके लिख दूंगा, a+4b। तो देखिए ये दोनों फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स हैं, क्यों है दो फैक्टर्स के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होके दोबारा से ये इसी फैक्टर को, इसी एक्सप्रेशन को दोबारा बना देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, यानी एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है यही इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। तो इस तरह मैंने अपने पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया। तो अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ।
तो पार्ट भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखें, आपके पास एक एक्सप्रेशन है, 1c² -4cd -21d²। बुक में क्वेश्चन में ये सिर्फ c² लिखा हुआ है, 1 मैंने जानबूझ कर लगा दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता चले कि मैंने 1 को 21 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर -21 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप 1 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आपके पास आ जाएगा। अब -21 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो पहला फैक्टर तो वही होगा जब 1 के साथ आता है, तो 1 और 21 देखो, दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या बनना चाहिए, आपके पास ये 4 बनना चाहिए। तो यहाँ इसको मैं अरेज कर दूंगा। तो अब देखें, 21 के जो मैंने फैक्टर बनाए, 1 और 21, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके मेरे पास 4 बनना चाहिए, मिड वाले नंबर का, मिड वाली टर्म का कोएफिशिएंट। यही मेरा रूल था। तो देखें, 21 और 1 को ऐड करके तो 22 आता है, लिहाजा ये मेरे पास, और सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास 20 आता है, लिहाजा ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं है। तो इससे अगला फैक्टर 2 पे, तो 2 तो इसका फैक्टर नहीं है, 20 का 3 है। तो 3 का को फैक्टर जो है वो 7 है, क्योंकि 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें दोनों को, तब मेरे पास 21 आता है। तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो अगला फैक्टर, अगला पेयर मेरे पास ये है, तो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास क्या आना चाहिए, 4। तो आइए देखते हैं, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आता है, और 3 को 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा, और 4 ही आना चाहिए था, लिहाजा ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर है। यहाँ पे मैंने टिक का निशान लगा दिया। लिहाजा अब क्या करेंगे, देखें, इस बड़े फैक्टर को मैं यहाँ पे इस तरफ लिख लूंगा और छोटे फैक्टर को यहाँ लिख लूंगा। और ये जो माइनस का साइन है, ये देखें, मैंने ये बड़े फैक्टर के साथ लगा देना है, ये बड़े फैक्टर के साथ लगाया हुआ है। देखें, माइनस, ये -7 बन जाएगा। तो उसके बाद 4 लाने के लिए, -4 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, लिहाजा 3 का साइन मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो 3 का साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। देखें, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। तो -7 + 3, तो मुझे क्या आंसर मिल गया, इससे -4 मिल गया। अच्छा, दूसरे स्टेप में मैं क्या चेक करूंगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे माइनस का 21 मिलना चाहिए। तो देखें, प्लस माइनस माइनस करूंगा तो माइनस आ जाएगा, और 7 3 = 21, तो -21 ये वाला नंबर मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही मुझे मिल रहा है, लिहाजा ये मेरे पास करेक्ट पेयर्स हैं फैक्टर्स के 21 के। लिहाजा मैं आखिरी उसमें क्या करूंगा, ये CD जो वेरिएबल है, CD को बेस बोलते हैं, ये CD मैं इस 7 के साथ भी लगा दूंगा और इस 3 के साथ भी लगा दूंगा। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स बन गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1c² को तो एज सच लिख लूंगा, 1c²। और यहाँ पे देखें, 4cd की जगह मैं -7cd + 3cd लिख दूंगा, क्योंकि -4cd + 3cd एक्चुअली मेरे पास -4cd ही है। तो देखें, -7cd और +3cd, और -21 को मैं वैसे लिख लूंगा, -21d²। तो अब मैं पेयरिंग कर लूंगा। देखें, यहाँ पर एक पेयर मैंने ये बना दिया, एक पेयर मैंने ये बना दिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे C कॉमन मिलता नजर आ रहा है। देखें, इस टर्म में भी C मौजूद है और इसमें भी C मौजूद है। कोई और मेरे पास नंबर ऐसा नहीं है, या वेरिएबल मेरे पास ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो C के अलावा। तो C देखें, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये देखें, C कॉमन ले लिया। तो देखें, 2 C है, C का स्क्वायर। तो C, एक C बाहर चला गया यहाँ से, तो एक मेरे पास नीचे बच जाएगा C। ठीक है, और ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। और देखें, C तो बाहर चला गया था इस टर्म में, तो क्या बच गया पीछे, 7D बच गया, तो 7D नीचे आ जाएगा। तो देखें, 7D इधर बच गया, 7D, और +3 यहाँ से 3D मुझे कॉमन मिलता नजर आ रहा है यहाँ पर। ये 21 का फैक्टर है 3, तो 3 21 के अंदर लाए करता है, यानी कि 21 3 के टेबल में लाए करता है। तो 3 और 21 में जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, तो 3 लिख दूंगा यहाँ पर। और C तो दोनों में कॉमन नहीं है, D दोनों में कॉमन है। तो जो सबसे छोटी पावर वाला होता है वो मैं कॉमन लेता होता हूँ हमेशा। तो यहाँ D की पावर 1 है और यहाँ D की पावर 2 है, तो D में ले लूंगा। तो अब देखें, यहाँ 3 और D तो दोनों बाहर चले गए,
डी भी बाहर चला गया, थ्री भी बाहर चला गया। तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पर सी बच गया। तो मैं यहाँ पर सी लिख दूंगा। तो डी मेरे पास कॉमन आ गया, तो अंदर मेरे पास इसमें देखें 3D तो बाहर चला गया, तो सी मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो देखें मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा अब। तो सी लिख दिया मैंने। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप मैं आपको बताता होता हूँ, ये प्लस है ये माइनस है, इनको मल्टीप्लाई करके जो साइन आएगा वो आपने इधर लिखना है। तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस का साइन आना चाहिए। तो माइनस लिखूंगा। और देखें थ्री कितने जो 21 होते हैं, थ्री सेवन जो 21 होते हैं, और डी की पावर टू है, तो एक डी बाहर चले गया, तो एक डी इधर बच गया। एक डी कौन सा बाहर गया हुआ था, देखें इसमें से एक डी जो है वो ये बाहर गया हुआ है। ठीक है, तो फिर बाकी यहाँ पर एक डी ही बचेगा जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डी लिख दिया। तो अब देखिए मेरे पास फैक्टर कॉमन हो गए, सेम हो गए, C-70 और C-70। इसका मतलब यहाँ तक की वर्किंग मेरी करेक्ट है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब लास्ट स्टेप में C+3D, C+3D और C-7D, ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर बन गए इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, यार इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही आंसर आएगा। तो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ पार्ट डी। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि मेरा पार्ट सी है। तो देखें पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो 2h² प्लस 7h के माइनस 15 के स्क्वेयर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये पहला जो मेरे पास टर्म है इसका कोफिशिएंट 2 और आखिरी का -15, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। तो मैं -30 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब -30 की मैंने फैक्टर बनाए, पहला फैक्टर तो 1 और 30 का ही निकलेगा, तो उनको ऐड करके देखता हूँ 31, सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ 29। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है, क्योंकि ऐड अप या सब्ट्रैक्ट होके आपके पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जबकि आपके पास 31 और 29 आ रहे हैं। तो अब दूसरा मेरे पास फैक्टर है, पेयर है 2 और 15 का, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है तो 2 को को फैक्टर 15 है। दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 ही आता है। देखें अब दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखता हूँ ऐड करके 17 और सब्ट्रैक्ट करके 13, तो ये भी मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं है। उसके बाद 30 का अगला फैक्टर 2 है, और उसका को फैक्टर जो है वो 10 है। को फैक्टर वो होता है जो उस पहले वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके ये ऊपर वाला 30 बना रहे हो, जिसके ये फैक्टर्स हैं। तो देखें 3 और 10 को फैक्टर्स हैं। अब 3 और 10 को मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास 7 बनना चाहिए। तो 3 और 10 को ऐड करके 13, और 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके 7 ही बन रहा है। तो देखें यहाँ 7 बन रहा है, तो 7 ही बनना था। ठीक है, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का इस फैक्टर, इस पेयर के ऊपर मैंने करेक्ट का इसका करेक्ट का साइन भी बना दिया है यहाँ पर। तो अगला स्टेप क्या होगा, मैं बड़े फैक्टर को पहले लिख लूंगा, छोटे फैक्टर को बाद में लिख लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं अपना चेक करूंगा कि मेरे पास कौन सा यहाँ पे साइन है जो मिड नंबर के साथ लगा हुआ है। तो मिड के साथ देखें मेरे पास यहाँ प्लस का साइन नजर आता है। तो इस प्लस के साइन को मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर के साथ प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे बड़े साइन का बड़े नंबर का साइन आ गया 7 का प्लस। देखें अब मैंने 7 प्रोड्यूस करना है, तो लाजमी तौर पे मुझे 3 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी माइनस का साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने माइनस का साइन वहां लगा दिया। दोनों को देखिए अब 10 में से 3 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास प्लस का 7 आ जाता है, और यहाँ पे प्लस का 7 ही आना चाहिए था। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में मैं इनको मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा कि माइनस का साइन ही आ रहा है, -30 ही आ रहा है। देखिए +10 -3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आंसर मेरे पास आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और 10 3 30। तो बाकी मेरे पास -30 ही आ रहा है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आना चाहिए था, ये नंबर मेरे पास आना चाहिए था। तो इस तरह मेरे पास ये दोनों फैक्टर बिल्कुल करेक्ट बने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, 10 और 3 के साथ, -3 के साथ HK लगा दूंगा, जो कि बेस है। देखिए मैंने HK लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर बन गए। अब इन रिक्वायर्ड फैक्टर्स को मैं क्या करूंगा, इस 7HK की जगह पे लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले तो मैंने ये 2h² को एज सच नीचे उतार लिया। ठीक है,
तो फिर +10 HK और -3 HK। एक्चुअली मैंने 7 HK को इस तरह ब्रेक कर लिया मिड टर्म में। 10 HK में से 3 HK माइनस करूंगा तो 7 ही बन रहा है प्लस का, और ये -15 K² वैसे ही नीचे उतर जाएगा, -15 K²। अब मैं पेयरिंग कर लूंगा यहाँ पर। देखें पहले पेयर में से 2 और 10 में से 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास यहाँ पर। 2 दोनों में से कॉमन फैक्टर है, 10 में भी 2 मौजूद है और 2 में तो है ही मौजूद। और यहाँ से देखें H इस पहली टर्म में भी मेरे पास H मौजूद है इसमें, और इस टर्म में भी मेरे पास जो मेरा पहला पेयर है इसमें भी देखें H मौजूद है, तो H यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। देखें इसके साथ H कॉमन आ गया। तो अब देखें 2 तो बाहर निकल गया था, एक H बाहर निकल गया, तो एक H रह गया और प्लस का साइन, और 2 5 10 होता है तो यहाँ 5 आ जाएगा। एक H था वो देखें यहाँ बाहर निकल गया, ये देखें एक H ये बाहर निकल गया था यहाँ से, ये देखें तो H तो बाहर निकल गया, तो K बच गया, तो K नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया, K बच गया। अब फर्दर 2H 2 5 10 H बाहर निकल गया तो K बच गया, तो K यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब देखें यहाँ इसमें 3 और 15 में कॉमन फैक्टर 3 है, -3। ठीक है, तो मैं -3 कॉमन ले लूंगा। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ वो ये कि इस माइनस के साइन को आप यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस के साथ जो आंसर आएगा वो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा ये बात तो थोड़ी देर बाद में होगी, पहले मैं यहाँ से इस ये जो मेरे पास पहला टर्म है 3 HK, इसमें क्या बच गया वो मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें 3 HK में और 15 K में 3 कॉमन आ गया और K भी कॉमन आ गया, क्योंकि इस टर्म में मेरे पास K मौजूद है। ये देखें इस टर्म में मेरे पास K मौजूद है और इस टर्म में भी मेरे पास K मौजूद है, तो K भी कॉमन ले लूंगा। तो देखें K भी मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो देखें 3 बाहर निकल गया था, तो K 3 भी बाहर निकल गया, K भी बाहर निकल गया, तो H मेरे पास यहाँ पर बच गया था, तो मैं H लिख दूंगा यहाँ पर। देखें H आ गया। अब देखें ये रूल जो मैं आपको पहले बता रहा था, इस माइनस के साइन को इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, जो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्लस का साइन। जी मैंने देखें प्लस का साइन लिख दिया। अब देखें 3 कितने जा 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है, और K की पावर 2 है, तो एक के बाहर निकल गया, तो एक के यहाँ पर भी बच गया। देखें अब ये एक्सप्रेशन सेम हो गया, H+5 के H+5 के, इसका मतलब मेरी वर्किंग यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर लिख दें 2H-3 के, 2H-3 के और H+5 के। ये वाली टर्म आपने एक दफा लिखनी है, H+5 के। तो यही मेरा फाइनल आंसर है इस पार्ट सी के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। देखिए डी पार्ट आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखें 3m² -16mn -12n²। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर इस पहली जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट और आखिरी टर्म का कोएफिशिएंट माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, तो -36 आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे -36, और फिर इस -36 क्या फैक्टर्स बना लेंगे। पहला फैक्टर मेरे पास वही बनता है 1 और 36। अब दोनों को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा, तो दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास ये वाली मिड टर्म का कोएफिशिएंट बनना चाहिए। देखिए ऐड करने से 36 और सब्ट्रैक्ट करने से 35 बन रहा है, इसलिए मेरे पास इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले फैक्टर की तरफ। तो 1 के बाद 2 भी 36 का फैक्टर है, तो 2 का को फैक्टर जो है वो 18 है। को फैक्टर वो होता है जो 2 के साथ मिलके 36 बना रहा होगा, तो 2 का को फैक्टर 18 है। दोनों को अब देखते हैं ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आ जाना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास 16 हासिल हो रहा है, लिहाजा ये मेरे पास करेक्ट फैक्टर है, तो मैंने यहाँ टिक का साइन लगा दिया। तो देखिए अब इस क्या करेंगे, अब साइन लगाने का मरहला है। अब साइन लगाने के स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस बड़े फैक्टर को पहले लिख लेता हूं और छोटे फैक्टर को मैं बाद में लिख लेता हूं। ये लिखने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो साइन है माइनस का, ये हमेशा माइनस का साइन मैं बड़े फैक्टर के साथ लगा देता हूँ। देखें बड़े फैक्टर के साथ लगा दूंगा, यहाँ पर ये बड़े फैक्टर के साथ प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो प्लस का साइन लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखें अब ये +18 है, मैंने क्या प्रोड्यूस करना है यहाँ पे -16, तो इसलिए 16 प्रोड्यूस करना है मैंने यहाँ पे।
बड़े नंबर का जो साइन था वो माइनस था, तो यहाँ माइनस लगेगा, जो मैं आपको पहले बता रहा था, यहाँ माइनस लगेगा। देखिए क्या रूल है, जो मिड जो मेरे पास टर्म है उसका कोएफिशिएंट 16, उसका जो साइन होगा वो हमेशा बड़े नंबर के साथ लग जाएगा। पहले 3 पार्ट में भी हम यही कर चुके हैं। यहाँ साइन बड़े, इसका मिड टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन 16 का माइनस है, तो बड़े नंबर के साथ देखें यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, तो अब 16 प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे इसका साइन जो है वो यहाँ पे डिफरेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट साइन जो है वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 18 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। 18 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 16, और बड़े नंबर का साइन लगा दिया जो कि माइनस है। देखें यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है मेरे पास -18 + 2 करने से मेरे पास -16 आ चुका है। अच्छा, अगले स्टेप में मैं ये भी मैं वेरीफाई करूंगा कि -18 और 2 को ऐड करने से -36 ही बने। तो देखें दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस और प्लस जो है वो मल्टीप्लाई होके माइनस का साइन बना देंगे, और 18 2 से मल्टीप्लाई होके -36। तो देखें मेरे पास -36 ही बन रहा है, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये नंबर है। तो इसका मतलब है मेरे ये दोनों फैक्टर जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट बने हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपने इन फैक्टर्स को यूज करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखें यहाँ पर ये जो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस 18 के साथ पहले मैं क्या कर दूंगा, ये जो मेरे पास बेस है, ये देखिए माइनस, ये मेरे पास जो एम एन बेस है ये दोनों के साथ लगा दूंगा, इन दोनों फैक्टर्स के साथ एम एन मैंने लगा दिया। अब ये -18 mn + 2 mn मैं 16 mn की जगह पे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये 3m² को तो मैं एज सच नीचे उतार लूंगा, 3m²। ठीक है, और इस -16 mn की जगह अब मैं ये लिखूंगा -18 mn + 2 mn। तो -18 mn + 2 mn, देखिए -18 mn + 2 mn वही -16 mn बना रहे हैं, तो -12n² को तो मैं ऐसे ही लिख लूंगा। तो अब यहाँ पेयरिंग करूंगा। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद 3 और 18 में से क्या कॉमन निकला, मेरे पास 3 कॉमन निकल आएगा, क्योंकि 3 जो है वो 18 का भी फैक्टर है। और यहाँ देखें इस पहले वाली टर्म में भी मेरे पास m मौजूद है और अगले वाली टर्म में भी मेरे पास m मौजूद है। तो अब m इसमें कॉमन हो गया, ये देखें m यहाँ पर कॉमन है, तो m भी कॉमन निकल आएगा। तो m कॉमन लेने के बाद देखें पहले फैक्टर, पहली जो टर्म है इसमें क्या बचा, 3 देखें बाहर निकल गया, m की पावर 2 थी तो एक m देखें ये बाहर निकल गया हुआ है, ये देखें एक m बाहर निकल गया है, तो एक m बचा अंदर, तो यहाँ मैं एक m लिख दूंगा और माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। 3 6 18 होते हैं, और एक m तो बाहर चला गया तो उसको नहीं लिखूंगा, n बच जाएगा, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा नीचे। देखें n बच गया तो n यहाँ पे मेरे पास आ गया, तो ये +2 का साइन मैं नीचे लाऊंगा। और 2 और 12 में अब 2 कॉमन है, क्योंकि 2 जो है ना वो 12 का फैक्टर भी है, और बाकी इन एम एन में और एन में मेरे पास एन कॉमन है, तो एन भी कॉमन लूंगा। अब देखें 2m n में से 2n तो बाहर चला गया, सिर्फ m जो है वो नीचे रह गया था, बच गया था, बाकी उसको मैं नीचे उतार लूंगा, m को यहाँ पे लिख दूंगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमेशा मैं बताता हूँ, इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके वो साइन आप यहाँ पे लिखेंगे, वरना रॉन्ग हो जाएगा। प्लस माइनस, माइनस का साइन आप यहाँ पे लिखेंगे, और देखें 2 कितने से 12 होता है, 2 6 12 होता है, और n की पावर 2 है, तो एक n बाहर चला गया, तो एक n बच गया, तो यहाँ पे एक n आ गया। अब देखें ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला एक्सप्रेशन m-6n और m-6n सेम आ चुका है, इसका मतलब मेरी यहाँ तक की वर्किंग बिल्कुल ओके है। तो अब मैं क्या करूंगा, 3m, आखिरी स्टेप में 3m + 2n। ठीक है, और दूसरा मेरे पास फैक्टर है m-6n, m-6n को एक दफा लिख दूंगा, तो ये दोनों मेरे पास फैक्टर हैं, और यही मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट डी के लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। तो ई पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो देखिए ई पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो देखें हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर जो पहला मेरे पास एक्सप्रेशन है उसका कोएफिशिएंट और आखिरी एक्सप्रेशन, इसका जो टर्म कह लें इसको,
इसका जो कॉफिशिएंट है ये 18 और पहली टर्म का जो कॉफिशिएंट है 3 और इसका 18 मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे 54 बना लिया प्लस साइन के साथ। तो अब देखिए मैं 54 के फैक्टर्स बनाऊंगा, ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई होके तो 54 बनाएंगे ही, ठीक है, क्योंकि दो फैक्टर ऐसे होंगे ये जो 54 बनाएंगे मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि 54 के फैक्टर तो डेफिनेटली 54 ही बनाएंगे। और ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर, ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर वो क्या बना रहे होंगे, 15 बना रहे होंगे। तो आइए चेक करते हैं 1 और 54 को, तो ये ऐड होके 55 बना रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने से ये 53 बना रहे हैं, लिहाजा ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। तो इसलिए मैं अब अगला पेयर लूंगा 2 और 27 का। ठीक है, तो 2 और 27 में आप देखें दोनों को मल्टीप्लाई करने से 54 बन रहा है, ऐड अप करने से 29 और सब्ट्रैक्ट करने से 25 बन रहा है, लिहाजा बनना क्या चाहिए था, 15 बनना चाहिए था, जो कि 29 और 25 बन रहा है, लिहाजा ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर ये भी नहीं है। तो अब अगले फैक्टर को मैं चेक करूंगा 54 को। तो 54 में 54 का अगला फैक्टर जो है वो 3 और यहाँ पर मुझे 3 के साथ इसका को फैक्टर 18 मिल रहा है। 3 और 18 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, तो मुझे क्या मिलेगा, 54 मिलता नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो देखें 21 मिल रहा है, और अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर 15 मिल गया। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर हो सकता है, लिहाजा यहाँ पे मैं एक टिक का निशान भी लगा देता हूँ, ये हो सकता है। अब दूसरे पैरामीटर्स भी चेक करने पड़ेंगे। दूसरा क्या रूल है, देखें यहाँ पर एक तो पहला मेरे पास ये रूल था कि इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड होने से ये नंबर मेरे पास बनता हो 15, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये 15 तो मेरे पास बन रहा है सब्ट्रैक्ट होने से। तो सब्ट्रैक्ट करने से देखें कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 18 मैं क्या रूल बताता हूँ, जो बड़ा मेरे पास नंबर है, जो मेरे पास मिड नंबर है, मिड टर्म का जो मेरे पास कोएफिशिएंट है, उसका जो साइन है वो मैं किसके साथ लगाता होता हूँ, ये बड़े नंबर के साथ लगाता होता था। देखें बड़े नंबर के साथ लगा दूंगा, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, देखें, ठीक है, यहाँ पर प्लस लग जाएगा। और 15 लाने के लिए मैं 3 के साथ क्या करूंगा, माइनस का साइन लगा दूंगा, तभी तो मेरे पास प्लस का 15 आएगा। देखें बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा, और डिफरेंट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो 18 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास प्लस का 15 आ जाएगा। तो प्लस का 15 तो आ रहा है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरा रूल मेरे पास क्या था, दूसरा रूल मेरे पास ये हुआ करता था कि मैं दोनों को मल्टीप्लाई भी करूंगा। देखिए -3 को और +18 को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास -54 आ रहा है, जबकि ये मेरे पास क्या आना चाहिए था, -54 नहीं बल्कि +54 आना चाहिए था, क्योंकि ये मैंने +54 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं। तो दूसरी कंडीशन मेरे पास ये होती थी कि जो मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स बनते थे उनके साइंस के साथ उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली ये होना चाहिए विद साइन। तो यहाँ तो -54 प्रोड्यूस हो गया मेरे पास, ठीक है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, 18 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 15 तो मिल गया, जो कि मेरे पास ये मिड की जो मिड टर्म की कॉफिशिएंट है वो तो मुझे मिल गया। लेकिन दूसरी कंडीशन ये हुआ करती थी कि मैं दोनों को मल्टीप्लाई जब करूं विद साइन तो मेरे पास ये नंबर आना चाहिए था +54, जो कि -54 आ रहा है, लिहाजा ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। लिहाजा इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस प्लस के साइन को यहां से रिमूव कर दिया और कैंसिल का साइन लगा दिया कि ये भी मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। तो अब इससे अगला फैक्टर मैं लूंगा, देखें 1 लिया था तो 1 के साथ 54, फिर 2 लिया था 2 के साथ को फैक्टर 27, फिर 3 लिया था इसके साथ को फैक्टर 18 लिया था। अब मैं इससे अगला फैक्टर 4, तो इस 54 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, तो 4 54 का फैक्टर नहीं है, 5 भी इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 54 5 पे भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता।
तो मेरे पास 5 तो इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। तो अगला मेरे पास 6 है, 654 को डिवाइड कर देता है, और उसको को फैक्टर क्या बनेगा, को फैक्टर उसका 9 बन रहा है। तो ये दो फैक्टर्स का मेरे पास अगला पेयर है। तो आइए इसको चेक करते हैं। 6 और 9 को मल्टीप्लाई करने से 54 ही बनेगा, और 6 और 9 को ऐड करने से देखिए 15 बन रहा है। तो 15 ही बनना चाहिए था, क्योंकि यही मिड टर्म का कोफिशिएंट है। तो दूसरी कंडीशन चेक करते हैं साइन लगाकर। तो क्या करूंगा, बड़े नंबर के साथ मैं क्या करूंगा, मैं बड़े नंबर के साथ मैं ये वाला साइन प्लेस कर दूंगा वहां पर, क्योंकि मिड टर्म का जो साइन है ये मैं बड़े नंबर के साथ लगा देता हूँ हमेशा। और बड़ा नंबर मेरे पास क्या है, +9 है। तो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं +9 को पहले लिख लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। ये देखें, 9 को मैं पहले लिख लेता हूँ और 6 को बाद में। तो ये वाला जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, ये देखें मैं ये बड़े नंबर के साथ 9 के साथ लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है। अब 6 के साथ देखें, मुझे 15 प्रोड्यूस करने के लिए 6 को ऐड करना पड़ेगा 9 में। तो इसको भी मैं प्लस ही करूंगा। तो देखें 6 यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है। तो अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर +15। देखें +15 मेरे पास आ गया। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों नंबर को, +9 को और +6 को, 9 6 +54। तो देखें ये वो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। 3 और 18 इसलिए फैक्टर नहीं बन पाए थे कि -3 था और +18 था, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता था तो मेरे पास -54 आ जाता था, जबकि +54 आना चाहिए, वरना दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 15 तो आ ही जाता था। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त प्रॉब्लम आ गई थी कि ये -54 बन गया था, जबकि +54 होना चाहिए था। अब देखें 9 और 6 के फैक्टर्स में दोनों को ऐड करूंगा तो बिल्कुल पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, +15 मिल गया, जो कि ये मेरे पास मिड टर्म है। +15 यहां से देखें ये मेरे पास मिड टर्म का कॉफिशिएंट है। ये मेरी एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन ये हुआ करती थी कि दोनों नंबर्स को विद साइन मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये +54 जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए था। देखें +54 ही आ रहा है। ये +9 और +6 मिलके क्या बना रहे हैं, मल्टीप्लाई होके +54 ही बना रहे हैं, प्लस के साइन के साथ। तो देखें +54 ही आया, लिहाजा ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर है, और यहाँ पर मैं टिक का निशान लगा दूंगा। अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास बेस है PQ, ये मैं 9 के साथ भी और 6 के साथ भी लगा दूंगा, +6Q PQ। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, 3P² को तो एज सच इसी तरह लिख लूंगा, 3P²। और यहां पर देखें इस 15PQ को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया हुआ है, +9PQ +6PQ की फॉर्म में। तो +9PQ +6PQ, और इसको मैं एज सच लिख लूंगा यहां पर +18Q²। +18Q²। तो अब मैं पेयरिंग करूंगा, देखें यहां पर पेयरिंग में मैं क्या करूंगा, 3 और 9 में से 3 कॉमन आ गया मेरे पास, क्योंकि 3 9 का फैक्टर है। और P² और PQ में P यहाँ पर कॉमन है, दोनों टर्म्स में है। ये P² में भी मौजूद है और 9PQ में भी मौजूद है P। तो यहाँ पे मैं की P कॉमन ले लूंगा, तो देखें P कॉमन आ गया मेरे पास। तो 3P² में से 3P तो बाहर चला गया, तो एक P बच जाएगा मेरे पास, और प्लस का साइन यहाँ पर आ गया। अब 3 कितने जा 9 होते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं, और एक P बाहर चला गया था, देखें ये एक P बाहर आ गया, तो पीछे Q बच जाएगा मेरे पास, तो Q मेरे पास बच गया। प्लस का साइन, अब इसमें से देखा तो 6 और 18 में मेरे पास 6 कॉमन आ जाएगा, देखें 6। और PQ और Q में मेरे पास Q कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखें 6PQ में से 6Q तो बाहर चले गया, तो P बच गया अंदर, तो यहाँ पर P बच गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, तो ये प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। तो यहाँ पे ये साइन डाल दें प्लस का। अब 18Q²
सिक्स कितने जा 18 होते हैं, सिक्स थ्री जा 18 होते हैं, तो यहाँ पे थ्री आ गया और क्यू स्केयर में से एक क्यू बाहर चला गया तो एक क्यू अंदर बच जाएगा। देखें ये p प्लस थ्री को और p प्लस थ्री को सेम मेरे पास ये फैक्टर्स बन गए। तो अब मैं फाइनल आंसर बनाते वक्त 3p+6 क्यू लिख दूंगा। 3p+6 क्यू, और ये p+3 क्यू और p+3 क्यू को मैं एक दफा लिखूंगा, p+3 क्यू, और यही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो ये पार्ट आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, पार्ट एफ। तो इसमें देखें मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखें यहाँ पर 2r² t माइनस 9r(s)t प्लस 10s²t। तो मुझे t यहाँ पर कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पर t। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टी को कॉमन ले लूंगा। देखिए टी को मैं यहाँ कॉमन ले लूंगा, ये देखें टी कॉमन, और बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पर। तो टी तो बाहर चले गया, तो 2r² बच गया यहाँ पर, ये देखें 2r² माइनस ये टी बाहर चले गया तो 9rs रह गया, 9rs बच गया मेरे पास। और प्लस यहाँ पे देखें टी बाहर चला गया 10s² टी में से, तो 10s² बच गया। तो अब मेरे ये पिछले पार्ट की तरह बन गई ये वाला पार्ट। तो इस टी जो कॉमन में मैंने ब्रैकेट लगा के कॉमन लिया, ये मैं एज सच चलाता रहूंगा साथ। देखें इसको आप एज सच इसी तरह चलाते जाएं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाद में आप इसको इस तरह चलाते रहें, ठीक है, ये टी साथ साथ चलता रहेगा। अब देखें यहाँ पे जो मेरे पास रूल हुआ करता था, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुका है। 2r² को मैं 10r² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 10 20, r²s² बन जाएगा, तो +20 बनेगा। देखिए ये +20, अब मैं इसको फैक्टर्स बनाऊंगा तो 1 और 20 बन जाएंगे। तो ऐड ये सब्ट्रैक्ट होके मेरे पास क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो देखो ऐड होके 21 बन रहा है और सब्ट्रैक्ट होके 19 बन रहा है, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। तो अगला फैक्टर चेक करता हूँ, अगला 2 है, 2 के साथ को फैक्टर 10 है, 2 और 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 ही बनता है। 2 10 20, देखिए ऐड अप करने से 12 बन रहा है और सब्ट्रैक्ट करने से 8 बन रहा है, जो कि क्या बनना चाहिए था 9, लिहाजा ये भी मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं है। तो अब अगला फैक्टर लूंगा, थ्री तो 20 का फैक्टर नहीं है, 4 है 20 का फैक्टर, तो 4 का को फैक्टर 5 है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 20 आता है। ठीक है, तो अब मैं इसको देखो ऐड अप करता हूं तो 9 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास रिक्वायर्ड फैक्टर बन सकता है, क्योंकि 4 और 5 को ऐड करके मेरे पास 9 ही आना चाहिए था। ये देखें 9 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस बड़े फैक्टर को पहले लिख लूंगा यहाँ पर और छोटे फैक्टर को यहाँ पर बाद में लिख लूंगा। तो उसके बाद क्या करता हूं मैं यहाँ पर, ये जो माइनस का साइन है ये हमेशा मैं बड़े फैक्टर के साथ लगाता हूँ, 5 के साथ। तो लगा दे माइनस का साइन 5 के साथ, देखिए माइनस का साइन 5 के साथ लगा देता हूँ, तो ये -5 हो गया। देखिए अब मैं 4 के साथ क्या साइन लगाऊंगा कि मेरे पास -9 आ जाए। जाहिर है दो सेम साइन होंगे तो ऐड होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। देखें दो सेम साइन है तो ऐड अप हो जाएंगे दोनों, सेम साइन हो तो ऐड अप होते हैं, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर दोनों साइन माइनस के हो तब भी ऐड होंगे, दोनों साइन प्लस के हो तब भी ऐड होंगे। तो देखिए -4 और -5 -9 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहा है -9। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ तो माइनस दूसरा मेरा रूल, -5 और -4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो +20 ही आना चाहिए, जो कि 20 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे +20 ही है। लिहाजा ये दोनों मेरे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे जो बेस लगी हुई है RS, ये मैं दोनों के साथ लगा दूंगा, -5 के साथ भी RS लगा दूंगा और 4 के साथ भी RS लगा दूंगा, तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स बन गए। तो ये मैं 9 RS की जगह पे ब्रेक करके -5 RS और -4 RS यहाँ पर लिख दूंगा। तो देखें इस 2 RS को तो मैं इसी तरह लिख दूंगा, यहाँ पर नीचे उतार लूंगा 2r⁴ ठीक है, और इस -9 RS की जगह पे जो मैंने दो फैक्टर्स बनाए हैं अपने ये वाले, ये मैं लिखूंगा। ठीक है, -5 RS, -5 RS और -4 RS। देखिए -5 RS और -4 RS दोनों मिलके -9 RS ही बना रहे हैं, और +10s² ऐसे ही आ जाएगा।
प्लस 10s²। तो यहाँ पे मैं पेयरिंग कर लूंगा। ठीक है, तो पेयरिंग करते वक्त अब यहाँ देखें ज़रा, 2 और 5 में तो कोई भी कॉमन नहीं है, जबकि 2 और 4 में कॉमन है, लिहाजा मैं रीअरेंज भी कर सकता हूँ। तो आइए इसको रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 और 5 में तो कोई कॉमन नजर नहीं आता, क्योंकि 2 और 4 में कॉमन है। 4 और 10 में वैसे तो 2 कॉमन है, लेकिन अगर मैं 5 को 10 के साथ भी मिलाऊं तो फिर भी 5 कॉमन आ जाएगा, लेकिन 2 को जब मैं 4 के साथ मिलाऊंगा तो मुझे कॉमन मिल जाएगा। 2 को 5 के साथ मिलाता हूँ तो कोई भी कॉमन नहीं मिलता, तो मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। तो इसको रीअरेंज करके आप लिख लें 2r², तो -4r s -5r s +10s²। अब देखें पेयरिंग करें तो आपको कॉमन मिलता नजर आ रहा है। ये टी को आप एज सच बाहर लिख लेंगे। तो 2 और 4 में 2 कॉमन आ गया, और आर में और आर एस में आर कॉमन आ गया। तो ठीक है, अंदर आपके पास 2 बाहर चला गया था, तो वैसे भी 2 1 लिखते नहीं है, तो ये r² में से r कॉमन ले लिए तो अंदर r बच गया था। माइनस का साइन देखें, 2 2 4 होता तो 2 आ गया और r बाहर चला गया था। ठीक है, तो s बच गया मेरे पास, तो यहाँ पर s है, माइनस का साइन। ये देखिए 5 और 10 में 5 कॉमन आ गया था मेरे पास, और s² में s कॉमन आ गया था। तो देखिए ये s कॉमन है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, 5r s में से 5s तो बाहर चला गया, तो r बच गया अकेला। तो r यहाँ लिख लूंगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं करता होता हूँ, इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो साइन आएगा वो मैं लिखूंगा। तो माइनस प्लस से माइनस आ गया यहाँ पर, तो 5 2 10 होता है, तो 2 आ गया, और s² में से s बाहर चला गया, तो एक s बच गया। ठीक है, ये देखें एक s यहाँ पर बच गया, तो देखिए मेरे पास r - 2s इसका मतलब यहाँ तक की वर्किंग मेरे पास करेक्ट है बिल्कुल। तो बड़ी ब्रैकेट को मैं बंद कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसी तरह टी को आप इसी तरह लगा के रखिए, और बड़ी ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन उसी तरह चलता रहेगा। देखें 2r - 5s, 2r - 5s। ठीक है, और ब्रैकेट डाल के r - 2s को एक दफा लिखूंगा, तो r - 2s। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है किसका, पार्ट एफ का। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 13 ही शामिल किया था, जिसके ये पार्ट थे। तो इस वीडियो के एंड पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका टाइम कोड भी मिल जाएगा, तो उस टाइम कोड की मदद से आप अपने रिक्वायर्ड पार्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने रिक्वायर्ड पार्ट को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब कर चुके तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।